बिल्कुल बिल्कुल ही स्टार्टिंग से आप लोग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल चूंकि ऑनलाइन में कुछ इशू आ गया था। हालांकि हम ज्योग्राफी कल स्टार्ट कर दिए थे, कुछ बेसिक नॉलेज हम आप लोगों को दे दिए थे, उसका भी हम रिवीजन करवा देते हैं और फिर से पूरे ज्योग्राफी को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कल जो हम आप लोगों को थोड़ा बहुत जो कुछ भी पढ़ाए थे उसको घर जाकर देखे थे आप लोग, कुछ समझ में आया था? ऐसा तो नहीं ना लगा कि ज्योग्राफी कोई मतलब नया जीव जंतु का नाम है, कुछ ऐसा कोई नया प्राणी आ गया है, ऐसा तो कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? हिमांशु, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी को। कहां गया ये? हालांकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो गलत है। ज्योग्राफी भूगोल, ठीक। ज्योग्राफी क्या है, कल हम आप लोगों को कुछ कुछ समझाए थे, ठीक। चलिए सबसे पहले देखिए कि आपको पढ़ना कैसे है ज्योग्राफी को, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो पूछा जाता है ना। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग ना सिस्टमेटिकली डिवाइड करते हैं, ठीक, दो पोर्शंस में। जो आपका क्वेश्चंस पूछता है वो मेनली दो जगहों से पूछता है, उसी आधार पे सिलेबस को भी और ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स को भी हम लोग मेनली दो भागों में और फिर सब डिवीजन करके टोटल 4 भागों में बांटते हैं। जैसे ज्योग्राफी हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक। दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, देखो दो बड़ा बड़ा भाग हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है वो इस पोर्शन में पढ़ना है, और इंडिया स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी है इस पोर्शन में पढ़ना है, ठीक। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, ये डिवीजन आप लोग लिख लीजिएगा। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक ना। दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इन द सेम मैनर। ये इंडियन ज्योग्राफी का, इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसको भी फिर वही फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक ना। देखो विश्व भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ओके। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक भूगोल। क्या बोलते हैं? भौतिक भूगोल। इसको क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। इन द सेम मैनर यहां भी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, समझ में आ गया। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, तो क्या ऐसा फिजिकल फिनोमिना है जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है। जैसे हवाएं चलती हैं तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। मान लो अर्थ है, अर्थ है तो अर्थ ना केवल इंडिया में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में अर्थ है। अर्थ के ऊपर ही क्या है? कंटिनेंट्स हैं। अर्थ के ऊपर ही ना कंटिनेंट्स है,
महासागर भी कहाँ है, अर्थ के ऊपर ही है, अर्थ के ऊपर ही है ना, तो ये तो पूरा वर्ल्ड लेवल पे पाया जाता है। तो इस टाइप की चीजें कहां पाई जाएंगी, यहां पढ़ना है हमें। कल हम आप लोगों को बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो होते हैं मंगोलाइड्स होते हैं, कल याद है बताए थे, उनकी नाकें चपटी होती है, कद छोटा होता है, क्यों, क्योंकि वो लोग मंगोलाइड्स होते हैं और उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, ये कल हम बताए थे। फिर आपको बताए थे जो यूरोपियंस होते हैं ये बहुत लंबे चौड़े होते हैं, वाई, क्योंकि यस पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है उनका बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, और वो लोग किस प्रजाति से हैं, कोकोसाइड्स हैं, कल हम बताए थे। फिर इंडिया में हम आपको डिवीजन करके दिखाए थे कि ये जो इंडिया है, ये इंडिया का ये जो विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा नदी है, इसके नीचे मेनली द्रविडियंस पाए जाते हैं, इसके ऊपर आर्यंस पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मंगोलाइड्स पाए जाते हैं ना। तो ये सारा जो डिवीजन है ये तो इंडिया लेवल पे हो गया, लेकिन इस टाइप का डिवीजन वर्ल्ड लेवल पे, जैसे अफ्रीका में निग्रोज पाए जाते हैं ना। और वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ना, वर्ल्ड में माइग्रेशन कैसे कैसे हुआ है, इस टाइप का जो टॉपिक है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना रहता है, ठीक ना, कहां पढ़ना रहता है। लेकिन वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी से आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, यहां से मेनली क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आते हैं इंडिया में। अब जैसे इंडिया है, अब देखो जैसे लैंड है पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक अगर लैंड हम पढ़े तो हम बोलते हैं ना कि इंडिया की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है ना, लंबाई 3214, 2933 किलोमीटर है। तो ये क्या हो गया, ये इंडियन फिजिकल हो गया। इंडिया को हम लोग मोटा मोटी 4-5-6 फिजिकल डिवीजन में बांट सकते हैं फिजियोग्राफी के आधार पे। जैसे नॉर्थ में क्या है, माउंटेनियस रीजन है, क्या इतना लंबा चौड़ा माउंटेन इंडिया में और कहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना। तो हिमालयन रीजन को एक ज्योग्राफिकल डिवीजन हम मान सकते हैं। अब देखो यहां से क्या है, ऐसे ऐसे प्लेट्यू है ना, पेनिनसुलर इंडिया पूरा है ना, क्या इस टाइप का प्लेट्यू इंडिया में और कहीं पाया जाता है। अब देखो ये हिमालयन रीजन और इस प्लेट्यू के बीच में क्या है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। क्या इतना लंबा चौड़ा मैदान इंडिया में और कहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना। तो ये एक सेपरेट डिवीजन होगा। चलो इसको हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं, इसको हम लोग 3 नंबर मान लिए, कोई दिक्कत। देखो यहां थार डेजर्ट है ना, क्या इंडिया के किसी भी भाग में इतना बड़ा एरिड जोन है, डेजर्ट एरिया है, सूखा एरिया है, नहीं है ना। तो इसको हम एक फिजिकल डिवीजन मान सकते हैं, 4 नंबर, ठीक। अब देखो यहां बारीक सा पट्टी बचा है और यहां बारीक सा पट्टी बचा है, ये है कोस्टल प्लेन। ये क्या हो गया, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ठीक। और ये क्या है, कोस्टल प्लेन। इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये जो प्लेट्यू से जो नदियां निकलती हैं, जैसे यहां नर्मदा है, ताप्ती है, इधर महानदी है, गोदावरी है, ये ऐसे कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, बैगई है, इस टाइप की जो ये सारी नदियां हैं, ये जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, एलुवियल सॉइल लाती हैं, वो यहां आके क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं। यहां ऐसे पहाड़ है जी, यहां ऐसे पहाड़ है और यहां भी ऐसे पहाड़ है। अब यहां इस पहाड़ से नदियां निकल रही है, नीचे उतर रही है। जैसे जैसे नदी पहाड़ से नीचे उतरती है तो जो सेडिमेंट्स लाती है वो तो यहां डिपॉजिट करते जाएगी ना, सेडिमेंट समझ रहे हो। इस पहाड़ को काटने के बाद जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े, बालू के कण, ये सब जो नदियां अपने करंट के साथ, अपने धारा के साथ बहा कर लाती है, वो जैसे जैसे नदी से नीचे उतरेगी तो इसकी धारा क्या होगी, कम होने लगेगी। करंट का स्पीड क्या होने लगेगा, रिवर करंट का स्पीड स्लो होने लगेगा। जब स्लो होने लगेगा तो ये जो अपने साथ ढो के ट्रांसपोर्ट करके जो मलबा लाया है उसको तो पीछे छोड़ते जाएगा। इसको बहुत प्रैक्टिकली तुम समझ सकते हो। कभी बारिश होगा, अपनी खिड़की पे बैठे रहना, जब तक बारिश स्पीड होगा और कोई स्लोप एरिया है तो देखना वहां से पानी का जो करंट होगा ना वो सब चीज को अपने साथ बहाकर लेते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्लेन एरिया आते जाएगा तो जो कचड़े रहेंगे वो पीछे छूटते जाएंगे और पानी धीरे 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 आगे बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है, उस वाटर का जो कैरी करने का कैपेसिटी है, वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है और कचड़े का भार बढ़ने लगता है। तो कचड़ा तो वहीं का वहीं रह जाएगा ना।
तो यहां से जो भी सेडिमेंट्स लाएगा वो कहां है, यहां डिपॉजिट कर देगा लो लेइंग एरिया में, अपेक्षाकृत कम ढाल वाले क्षेत्र में। वही चीज यहां है, ठीक ना। ये जो प्लेट्यू वाला भाग है ये क्या है, ये पहाड़ की तरह खड़ा है, इसका एवरेज हाइट 600 से 1200 मीटर है। कितना है, 600 से 1200 मीटर एवरेज हाइट है इसका भी और इसका भी। अब 600 मीटर ऊपर से पानी नीचे उतर रहा है, अब नीचे क्या है, लो लेइंग एरिया है, स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा। यहां सेडिमेंटेशन हुआ तो यहां कोस्टल प्लेन, क्या है, कोस्टल प्लेन। इसको हिंदी में बोलते हैं तटवर्ती मैदान। क्या बोलते हैं, तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान का निर्माण हो गया। क्या इस टाइप का तटवर्ती मैदान और इंडिया में कहीं है, नहीं ना है, तो इसको एक फिजिकल डिवीजन मान सकते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो यहां अंडमान निकोबार है, आइलैंड्स है ना, और यहां लक्षद्वीप सॉरी 1 सेकेंड सॉरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। क्या इस टाइप का आइलैंड इंडिया में और कहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है ना। तो इसको हम लोग सेपरेट हेडिंग में रख देते हैं, ये सेपरेट फिजिकल डिवीजन हो गया। 6 नंबर हो गया। तो इंडिया को हम लोग फिजियोग्राफी के आधार पे, फिजिकल डिवीजन के आधार पे कितने भागों में बांट सकते हैं, 6 भागों में बांट सकते हैं, है ना। इस एरिया का फिजियोग्राफी एक जैसा है, इस एरिया का फिजियोग्राफी एक जैसा है, बीच वाला जो मैदानी भाग है उसका फिजियोग्राफी एक जैसा है, कोस्टल प्लेन का एक जैसा है और आइलैंड्स का एक जैसा है, फिजियोग्राफी है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में। कहां पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक। लेकिन अब यहां क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे अच्छा उदाहरण देख लो पॉपुलेशन के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, इंडिया का सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला का है, सबसे ज्यादा एडुकेशन का परसेंटेज केरला में है, मिनिमम बिहार में है, फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम राजस्थान में है, मेल लिटरेसी रेट सबसे कम बिहार में है। तो इस टाइप के जो आंकड़े होते हैं वो हमें कहां पढ़ना रहता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना रहता है। फिर देखो अभी जैसे हम लोग बोले यहां आर्यंस पाए जाएंगे, यहां द्रविडियंस पाए जाएंगे, है ना। तो ये तो इंडियन कंटेस्ट में हुआ, तो इसको फिर हम लोग कहां पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक ना। मानव से संबंधित जो पक्ष रहेगा वो हम लोग कहां पढ़ेंगे। एक तो हो गया जैसे पॉपुलेशन, दूसरा रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कौन सा एनएच कहां से कहां जाता है, इंडिया का सबसे लंबा एनएच कौन सा है, ठीक ना। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग कहां पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है कि कितने कितने टाइप से ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में होता है, जैसे रोड से होता है, रेलवे से होता है, वाटरवेज से होता है ना। जैसे इलाहाबाद से जो हल्दिया है, इलाहाबाद यूपी में है, हल्दिया कहां है, कलकत्ता में है। इलाहाबाद से हल्दिया जो गंगा नदी है उसको हम लोग नेशनल वाटरवे हाईवे नंबर 1 कहते हैं, वो नेशनल वाटर हाईवे है। क्या है, वाटर हाईवे, मतलब पानी का राज्य मार्ग है वो, समझ में आ रहा है। एक तो रोड का एनएच होता है, उसी तरीके से पानी में भी हाईवे बनाया जाता है। वो एक्चुअली बनाया नहीं जाता है, वो होता क्या है, घोषित किया जाता है, और कहीं कहीं अगर गड्ढा कम है तो उसको वहां खुदाई करके और गड्ढा ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो बड़ा बड़ा कमर्शियल शिप्स हो वो जा सके। क्योंकि कमर्शियल शिप्स का जो ये बेस होता है वो कहां होता है, पानी के नीचे होता है ना। अगर वहां गहराई कम होगा, अगर वहां गहराई कम होगा तो यहां ये टकरा जाएगा ना, जाकर टकरा जाएगा ना। इसीलिए जब वाटरवे हाईवे घोषित किया जाता है तो सोनार सिस्टम से उसके एवरेज डेप्थ को निकाला जाता है। जहां देखता है कि डेप्थ थोड़ा कम है तो वहां खुदाई उदाई करके उसका डेप्थ को बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा कैपेसिटी का शिप जो है क्या करे, ट्रांसपोर्ट कर सके। समझ में आया। ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया क्या, वगैरह जो है वो नहीं, रोड्स फिजिकल में नहीं आएगा। फिजिकल्स में क्या आता है, एयर मासेस आएगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ आएगा, कंटिनेंट्स आएगा, ओशियंस आएगा, ओशियन करेंट्स आएगा। जैसे महासागरों में भी क्या होता है,
एक तो हवाएं चलती हैं, आप देख ही रहे हो, हवाएं भी बहुत तरीके की चलती हैं, परमानेंट विंड्स चलती हैं, सीजनल विंड्स चलती हैं, ठीक ना। उसी टाइप से ओशियन में करंट्स चलता है, सालों बेसाल एक ही दिशा में चलता है, जिसको फॉलो कौन करता है, शिप, जो ये शिपमेंट होता है, ये जो शिप इंडस्ट्री होती है, वो उसी करंट को फॉलो करके ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको फिजिकल में पढ़नी होगी, है ना, जो नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जो मेन मैड थिंग्स है, रोड कौन बनाया है, आप बनाए हो, आप बनाए हो क्या? हाँ, आप ही बनाए हो, आपके जैसे ही लोग बनाते हैं, हमारे जैसे ही लोग बनाते हैं। तो जो भी इंसान बनाएगा वो कहां पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का क्या है, ज्योग्राफी। हम कल ही आप लोगों को बताए थे कि ज्योग्राफी वर्ड जो है, सबसे पहले एक ग्रीक स्कॉलर है इरेस्टोस्थेनीज। कौन है, एरिस्टोस्थेनीज, उन्होंने ये वर्ड दिया था। तो जब उन्होंने ये वर्ड दिया था तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किनको मानेंगे, एरिस्टोस्थेनीज को ही मानेंगे। और ये जो ज्योग्राफी वर्ड बना था, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था। कल भी बताया था हम आप लोगों को, जियो प्लस ग्राफोस सबास। जियो का मतलब अर्थ और ग्राफोस का मतलब सबबास, डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलिए फिर कल जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे वो क्या स्टार्ट किए थे। अच्छा, कल हम आप लोग को यह समझा चुके थे कि जो पहले ज्योग्राफी है वो साइंस के एक ब्रांच के रूप में पढ़ा जाता था। बट आफ्टर 19th सेंचुरी जब इसमें रिसर्च बढ़ा, स्कॉलर्स का नंबर बढ़ा, तो इसको एक अलग सेपरेट, इसका क्या हुआ, एक धारा निकल के आया। अब इसी में से एक अलग ब्रांच क्या निकल रहा है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये अलग अब निकाला जा रहा है, हालांकि अभी इसी के अंदर में इसको एक पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था कल हम आप लोगों को बता दिए थे, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अच्छा, यही एक और चीज आप लोग लिख लिए, इरेस्टोस्थेनीज तो लिखे आप लोग, लिखे हैं ना इरेस्टोस्थेनीज, चलिए लिखिए। ERAS ERAS TOS TOS THENES, इरेस्टोस्थेनीज। ये कहां के थे, ग्रीक थे, ग्रीक के थे। उसके बाद ये तो आप लिख लिए होंगे, जियो प्लस ग्राफोस। अच्छा, फिर इरेस्टोस्थेनीज को ही क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। कहीं कहीं देखना, कहीं कहीं हिकैटियस को भी लिखा रहता है कि हिकैटियस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, बट आपको हिकैटियस को नहीं, इरेस्टोस्थेनीज को लेकर चलना है, ठीक ना। अब देखो यही एक लाइन लिख लो, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, और उसी में ऑब्लिक देके लिखना, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। आधुनिक भूगोल का पिता, ऑब्लिक आधुनिक भूगोल का पिता, ऑब्लिक जलवायु विज्ञान का पिता, क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, ठीक ना। ये है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, HUMBOLDT, BOLDT, हम्बोल्ट। अच्छा, आपसे एक हेल्प चाहिए, भैया आपका है ना, अच्छा किन्हीं का भी, इसमें ना वो पानी भरिए थे थोड़ा और हमको दे दीजिए, गला आज बहुत सूख रहा है, बहुत गर्मी है। और हाँ है, यूज कर सकते हैं, अरे नहीं बोलिएगा तो भी करना होगा। वाओ, ठंडा पानी है। जाते समय ये तो पानी आपका खत्म हो जाएगा, श्योर है, जाते समय ऑफिस से आप ठंडा पानी ले लीजिएगा।
ठीक ना। अब देखिए, कल हम आप लोगों को यह भी बता चुके थे कि अब हम लोग ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक देखना स्टार्ट किए थे वो क्या था, द सोलर सिस्टम। ये सबसे बेसिक है। क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है, सोलर सिस्टम है। आप लोगों को ग्रुप में एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर गया था ना। देखिए, सिर्फ हिंदी वाला ही गया है, मैंने दोनों भेजवाया था कि हिंदी वाले हिंदी में देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें। आपने लगता है पूरा खोला नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, मैंने इसलिए भेजा कि आप लोग को मालूम है कि हम यूपीएससी का मेंस वगैरह भी लिखे हुए हैं, जेपीएससी बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिए हुए हैं। तो अपने इस कैरियर में, अपने स्टडी के दौरान हम ज्योग्राफी की बहुत सारी बुकें पढ़े हैं। हम माजिद हुसैन को भी पढ़े हैं, समिंदर सिंह को भी पढ़े हैं, ठीक ना। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल ही था तो उसमें तो हम बहुत ही ज्यादा पुस्तकें पढ़े हैं। बट ज्योग्राफी की अगर बात करें तो हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़े, परंतु एनसीईआरटी से अच्छा ज्योग्राफी में ये क्यों हो रहा है जान रही हो, बाहर धूप, यहां आते के साथ एसी। ज्योग्राफी में मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि 6 to 12 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना, इससे अच्छी बुक ही नहीं है मार्केट में। इससे अच्छी बुक ही नहीं। अगर 6 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी आप पढ़ लेते हो ना, तो एसएससी तो बहुत छोटी चीज हो गई। आप इसके ऊपर का कितना कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आप सारा क्रैक कर सकते हो सिर्फ इस एनसीईआरटी के बदौलत। इतनी अच्छी पुस्तक है, इसीलिए हम आप लोगों को कुछ नहीं भेजे, डायरेक्ट एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज दिए हैं, ठीक ना। चलिए, तो पहला चैप्टर हम लोग के पास सामने क्या था, द सोलर सिस्टम। आप लोग को हम कल स्टोरी सुनाए थे कि पहले जो हमारा सोलर सिस्टम था इसको क्या माना जाता था, जियोसेंट्रिक माना जाता था। क्या माना जाता था, जियोसेंट्रिक, ठीक ना। भू केंद्रित, क्या माना जाता था, भू केंद्रित। भू केंद्रित कहने का क्या मतलब है कि पृथ्वी बीच में है और बाकी चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, है ना। और ये दिया कौन था, टॉलमी ने। हम आप लोग को लिखवाए थे, वाह शाबाश। ये सब आंसर देती हो ना तो दिल खुश हो जाता है मेरा कि नहीं आप लोग घर जाकर रिवीजन किए हो। और जो लोग नहीं देते हैं ना वो भी मेरे नजर में रहते हैं कि वो नहीं बोल रहे हैं कुछ, ठीक ना। टॉलमी ने दिया था और इस कंसेप्ट को, इस विचारधारा को रोमन कैथोलिक सिस्टम का क्या था, समर्थन प्राप्त था। और उसने क्या बोला कि यह सिद्धांत कहां लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। रिसर्च बढ़ा और एक विद्वान आए, कॉपरनिकस। कौन आए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने 1543 में नया कंसेप्ट दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक कहने का मतलब कि सूर्य बीच में है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। फिर ये जो कॉपरनिकस है, आप लोगों को हम कल बताए थे कि कॉपरनिकस के अगेंस्ट में पोप, रोम के पोप ने फतवा इशू कर दिया। फतवा क्या होता है कि किसी के भी अगेंस्ट में कोई डिसीजन देना, ठीक ना। और इसको क्या बोलता है कि इसको जला के मार दो, क्योंकि ये क्या है, इस पे ब्लास्फेमी लगाया गया कि ये जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। लेकिन बाद में 1607 वाद के करीब में गैलीलियो क्या करता है, दूरबीन की खोज कर लेता है और दूरबीन से दिखा देता है लोगों को, ना ना देखो भाई सूर्य जो है अपने जगह पे है, हम लोग हिल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है, हेलियोसेंट्रिक है, ठीक ना। चलिए, ये तो समझ में आ गया, जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। अब समझिए जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम कल हम बताए थे कि सन, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। स्टार्टिंग हम आप लोगों को बताया था, स्टार्टिंग का 4 को एक जगह रख लीजिएगा और लास्ट के 4 को एक जगह रख लीजिएगा। ये क्या होंगे, आंतरिक ग्रह,
और ये क्या होंगे, बाह्य ग्रह, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट। सही बोल रही थी आप, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट, बोलो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इनर प्लेनेट, इनर प्लेनेट। ठीक, जो इनर प्लेनेट होगा, जो इनर प्लेनेट होगा ये रॉकी सरफेस होगा। क्या होगा, रॉकी सरफेस। मतलब इनका निर्माण जो है चट्टानों से हुआ है। किस चीज से हुआ है, चट्टानों से हुआ है। और बाकी जो लास्ट के जो चार हैं, इनका जो सरफेस है ये चट्टानों से निर्मित नहीं है, ये किससे निर्मित है, गैस एंड लिक्विड एंड गैस से। किससे, लिक्विड एंड गैस से। जबकि ये किससे है, रॉक की है। तो डेंसिटी ज्यादा किसका होगा, इनर प्लैनेट्स का होगा। इनकी डेंसिटी कम होगी। मास नहीं, हम डेंसिटी की बात बोल रहे हैं। मास अलग चीज होता है, डेंसिटी अलग चीज होता है। मास मतलब वजन होता है और डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व तो होता है। ठीक ना। तो देखो इनकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर आपसे पूछे कि आठों प्लेनेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो किसकी है, अर्थ की है। किसकी है, एक मिनट बस एक। सॉरी, वो बार बार छींक आ रहा था ना। चलिए, सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसका है, अर्थ का है। चलिए, अब आपसे अगर पूछता है कि सबसे नजदीक, सन के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है और सबसे दूर का ग्रह, शाबाश। अर्थ के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, मार्स नहीं, वीनस। कौन है, वीनस। अर्थ के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, वीनस। ऊपर, नीचे नहीं है, याद रखिएगा। सन के सबसे नजदीक मरकरी, सबसे दूर, जोर जोर से बोलिए, अर्थ के सबसे नजदीक वीनस। वीनस, ठीक ना, सबसे नजदीक कौन है, वीनस। और एक और चीज जान लीजिए कि अर्थ का जो ट्विन सिस्टर माना जाता है वो किसको माना जाता है, वीनस को ही माना जाता है। जितना डेंसिटी अर्थ का है मोर और लेस उतना ही डेंसिटी वीनस का भी है। जिस टाइप का क्वालिटी अर्थ पे पाया जाता है मोर और लेस उसी टाइप का क्वालिटी वीनस पे भी पाया जाता है। परंतु वीनस में एक दिक्कत क्या है कि वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बादल पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बादल पाया जाता है ना, बादल में क्या रहता है, पानी का बूंद रहता है और वर्षा होती है। वहां क्या है कि वीनस को चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड और H2SO4 के बादल घेरे हुए हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जैसे आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हम लोग वनों को काट रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, HFC, ये सब की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है। और ये क्या होते हैं, भारी गैस होते हैं। क्या होते हैं, भारी गैसेस होते हैं। तो देखो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है चारों तरफ से, ठीक ना। अब यहां सन है जी, देखिए
यहां सन है, सन का लाइट जब आता है, ठीक ना, तो क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ जो बादल है, यहाँ जो बादल है या यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, इसको ये पार करते हुए अर्थ पे आ जाता है। अर्थ गर्म हुआ, जैसे ही हमारे यहाँ रात होने लगता है तो अर्थ वापस से क्या करता है, हीट को रिटर्न करता है। अभी जाके आप बाहर हाथ रखना मिट्टी पे, मिट्टी क्या होगी, गर्म होगी। शाम को हाथ रखना, ठंड हो गई, वो गर्मी कहां गया, जो अर्थ एब्जॉर्ब किया था हीट वो तो लौटाया ना। तो इसको भी यूनिवर्स में चला जाना चाहिए था, इस हीट को भी, परंतु ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2SO4, CH4 मीथेन जिसको बोलते हैं, ये लोग क्या है, भारी गैसेस हैं, ये इस हीट को रोक देते हैं। ये जब अर्थ से ये हीट वापस जाता है तो यहां ये क्या करते हैं, एक वेल टाइप का क्रिएट करके रखे, एक पर्दा बना के रखे हैं, जहां ये हीट रुकने लगता है। क्या होने लगता है, रुकने लगता है। जब ये हीट रुकने लग रहा है, यूनिवर्स में नहीं जा रहा है, तो अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा ना, बढ़ेगा ना, क्योंकि जो हीट छोड़ रहा है अर्थ, वो तो इसी सराउंडिंग में रह जा रहा है ना, यूनिवर्स में तो नहीं जा रहा है, हीट बढ़ेगा। इसी को ना हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखो यहां तो थोड़ा बहुत पड़ रहा है, वीनस में क्या है कि वीनस में क्लाउड्स ही पाए जाते हैं, किस चीज के, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और H2SO4 का। तो यहां तो जो भी हीट आता है उसका मैक्सिमम क्या करता है वो लोग अपने पास, उसको सस्टेन करके रख ले रहा है ना। तो इसीलिए सारे प्लैनेट्स में सबसे गर्म जो प्लैनेट है, सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लैनेट, वो कौन है, वीनस। ठीक ना, नहीं, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है। अगर यहां कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पाया जाता तो फिर कौन होता, मरकरी हो जाता। परंतु यहां ये एक ना प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। प्रेशर कुकर समझ रहे हो ना, प्रेशर कुकर, चारों तरफ का जो प्रेशर कुकर का सील्ड होता है ना, वो समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2SO4 हो जा रहा है। गैस को बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है, हीट को बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। और कोई सेफ्टी बल्ब तो लगा नहीं हुआ है कुकर की तरह कि हीट वहां से निकल जाएगा ज्यादा होगा तो। समझ में आ रहा है ना, क्या रीजन है कि सबसे हॉटेस्ट कौन है, वीनस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, हाँ इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को और पीछे ले जाएंगे वापस से, इतना पहले पढ़ाना जरूरी था, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट यूनिवर्स पढ़ा देते ना तो आप लोगों को नहीं समझ में आता। जैसे आप लोग अगर पॉलिटिकल डिवीजन का बात करते हो तो पहले होता है वर्ल्ड, वर्ल्ड को फिर कंटिनेंट्स में बांटते हैं, कंटिनेंट्स को कंट्रीज में बांटते हैं, कंट्रीज को स्टेट्स में बांटते हैं, स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में, फिर ब्लॉक में, देन पंचायत में, देन वार्ड में बांटते हैं ना। इसी टाइप से हम लोग इसको भी बांटते हैं, सोलर सिस्टम को भी बांटते हैं। कैसे बांटते हैं देखिए, सबसे बड़ा यूनिट जो है वो है यूनिवर्स। क्या है, यूनिवर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ठीक ना, इसके बाद गैलेक्सी, ठीक ना, गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद देखो, गैलेक्सी के बाद सोलर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हालांकि गैलेक्सी का ही भाग रहता है स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ठीक ना, एस्टेरॉइड्स, हाँ वीडियोस, मीटियोर्स और कॉमेट्स। है ना, और यही स्टार क्या है, सन भी क्या है, स्टार है।
पहले हम ये सोलर सिस्टम इसलिए आप लोगों को बता दिए कि थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना जरूरी था। अब देखो हम लोग सबसे पहले आते हैं, जो हम लोग के पास वर्ड सामने लिखा हुआ है, क्या है जी? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड, यूनिवर्स कैन बी डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग। टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, आपको जो कुछ भी दिखता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो एनर्जी हो, है ना, या तो वस्तु हो या फिर ऊर्जा हो, वो सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक ना? तो लिख लीजिए यूनिवर्स का डेफिनेशन आप लोग। यूनिवर्स हेडिंग दीजिएगा, कैन बी डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स। अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। आप लोग लिखे कैन बी डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, कॉमा देके लिखे इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी, इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी। मैटर्स जो भी चीजें आपको दिखती हैं, रॉक, माउंटेन, डेजर्ट, ओशियन, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर में है। हम, आप, हमारा मोबाइल, ये कोचिंग, सब ब्रह्मांड के अंदर में है। ठीक ना? ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। लिख लीजिए, ये पूछता है अक्सर, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी, COSMOLOGY। लिखिए डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स। डायमीटर आप लोग समझते हैं? नहीं समझते होते तो अभी धूप में खड़ा करते हैं। आप लोग SSC के स्टूडेंट हैं, मैथ में डायमीटर नहीं समझिएगा, रेडियस नहीं समझिएगा, तो कैसे होगा? डायमीटर ऑफ यूनिवर्स लिखें, यूनिवर्स की परिधि 10 टू दी पावर, लिखिए 10 टू दी पावर 8। देखिए 10 टू दी पावर 8 लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर्स, 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। अब यहां एक वर्ड आ गया लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस तय कर सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 लाइट ईयर। अब सोचो कि लाइट जो होता है, 1 सेकंड में लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है लाइट की स्पीड। और एक साल में लाइट जा रहा है, मतलब हम ऐसे मुड़े तो लाइट 3 लाख किलोमीटर चला गया। ठीक है ना? तो एक साल में लाइट के द्वारा तय डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट, 1 लाइट ईयर। और यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो कितना है? 10 टू दी पावर 8 लाइट ईयर। अगर 1 लाइट ईयर का मान ये पूछता भी है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर होता है। टेन टू दी पावर, अगर इसको और भी आगे लिखना है तो 9.467 होता है। कितना होता है? 9.467 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। ये 1 लाइट ईयर का मान होता है। और यूनिवर्स का कितना है? 10 टू दी पावर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम लोग के सामने क्या है जी टॉपिक? गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी। चलिए गैलेक्सी को कैसे समझाया जाए आप लोगों को?
ठीक है, चलो गैलेक्सी बाद में समझना, पहले समझो स्टार, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, इसको ही भूल जाओ। एस्टेरॉयड, मेटियोर्स और कमेट्स इसको अभी आप भूल जाओ, पहले इन तीनों को समझो, तब आपको गैलेक्सी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्टार क्या होता है? ऐसा सेलेस्टिकल बॉडी, सेलेस्टिकल बॉडी समझ रहे हो ना, ब्रह्मांड का पिंड, ऐसा आकाशीय पिंड जिसका खुद का एनर्जी होता है, ठीक ना, क्या होता है? खुद का एनर्जी होता है और खुद की लाइट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब स्टार, दो सेलेस्टिकल बॉडीज हैविंग एनर्जी एंड लाइट, एनर्जी भी होगी उसमें और लाइट भी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे। यानी कि ऐसा सेलेस्टिकल बॉडी जिससे लाइट निकल रहा है, और लाइट कब निकलेगा? जब उसके अंदर एनर्जी होगी। टॉर्च के अंदर में सेल लगा होता है तभी ना उससे लाइट निकलती है। अगर सेल सोर्स ऑफ एनर्जी हम निकाल दे तो क्या लाइट चलेगा टॉर्च से? नहीं चलेगा ना। प्लेनेट, प्लेनेट जो होता है ऐसा सेलेस्टिकल बॉडी होता है जिसका ना तो एनर्जी होता है और ना लाइट होता है, और ये किसी न किसी स्टार के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। यानी कि देखो ये हो गया स्टार, ठीक, इसका अपना एनर्जी है, अपना लाइट है। ये हो गया प्लैनेट। ये क्या हो गया? इसका ना तो अपना एनर्जी है ना तो अपना लाइट है। ये जो यहां से लाइट चारों तरफ फैल रहा है ना, फैल रहा है ना स्टार से, ये इसी लाइट से क्या होता है? ल्यूमिनेट होता है, इसी लाइट से दिखाई पड़ता है। जो हम लोग प्लैनेट्स को देख पाते हैं वो किसी न किसी स्टार का लाइट पड़ेगा तो ही। प्लस ये प्लैनेट क्या करता है? किसी न किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। समझ में आ रहा है? अब दूसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट ऐसा सेलेस्टिकल बॉडीज होता है जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। किसके? प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। प्लैनेट स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। इसका भी अपना ना तो एनर्जी होगा और ना ही लाइट होगा। ये भी किससे चमकेगा? स्टार के लाइट से चमकेगा। समझ में आ गया? अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। सन को हम लोग स्टार मान सकते हैं जी, अपनी एनर्जी अपनी लाइट होती है। प्लैनेट अर्थ, अर्थ चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ का सैटेलाइट कौन हो जाता है? मून। मून किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है। मून का भी अपना लाइट है। वो जो रात में आपको मून चमकते हुए दिखता है ना, वो मून नहीं चमकता है, वो सन का लाइट उस पर पड़ता है, इसलिए मून चमकता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अब यही एक और चीज समझा दे आप लोग को। आप लोग सुने होंगे सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स, सुने हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखो ये प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहा है और ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब मान के चलो ये सैटेलाइट घूमते घूमते यहां आ गया, आ गया, तो सन का जो पूरा लाइट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? सैटेलाइट पे पड़ेगा। हम कहां रह रहे हैं? अर्थ पे रह रहे हैं। जब सन का लाइट मून रोक ले रहा है तो अर्थ से हमको क्या दिखेगा? केवल मून दिखेगा। सॉरी सन दिखेगा, केवल मून न दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोलर इक्लिप्स। अब ठीक यही प्लेनेट घूमते घूमते यहां आ जाए, ठीक अर्थ के नीचे, यानी कि यहां सन है, यहां अर्थ है, और मून कहां आ जाए? यहां आ जाए। तो सन का जो टोटल लाइट है वो कहां पड़ रहा है? मून पड़ रहा है। मून दिखेगा हमें? नहीं दिखेगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लूनर इक्लिप्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे कि सोलर इक्लिप्स किस कंडीशन में होता है तो बताइए। यस, जब सन और अर्थ के बीच में मून रहेगा तो सोलर इक्लिप्स। और लूनार इक्लिप्स, शाबाश, क्लियर हो गया? आप लोग फोटो बनाए? अरे हम जब बता रहे फोटो बनाते जाओ आप लोग भी। अरे यार कैसे कर रहे हो बताओ तुम लोग। अब देखो, अब समझा दिए, अब इसको अलग से लिखाने जाएंगे तो आखिर लिखवाएंगे वही चीज जो बोल रहे हैं।
तो कम से कम आप लोग भी ऐसे ऐसे फोटो वोटो बनाते जाओ एकदम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो यही एक चीज और समझ लो, स्टार्स में क्या होता है, खुद की एनर्जी खुद की लाइट होती है। ये एनर्जी आ कहां से रही है? आखिर एनर्जी आ कहां से रही है? सन तो खुद ही स्टार है। सन को कहां से वो एनर्जी मिल रही है कि सन आग का गोला बना हुआ है, यहां आने के बाद एसी में भी पसीना बह रहा है। ठीक, सोचे हो कभी? दो वर्ड आप लोग सुनते हो गया, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम का नाम सुने हो? एटम बम इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। सुनते हो सबसे शक्तिशाली कौन बम होता है? एटम बम होता है। और एटम बम से भी शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन बम होता है। जनरली जैसे इंडिया में भी एटम बम है, आपको मालूम है, पोखरण में परीक्षण किए थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। तो हमारा जो एटम बम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम कर, फीजन पे काम करता है। किस पे? फीजन पे, न्यूक्लियर फीजन। ठीक ना? और हाइड्रोजन बम जो होता है, साइड में लिखते जाओ, लिखते जाओ साइड में, हमारा जो एटम बम है वो किस कंसेप्ट पे काम करता है? न्यूक्लियर फीजन। और जो हाइड्रोजन बम है वो किस पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो फ्यूजन में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई एक एटम होता है, उस एटम का न्यूक्लियस दो भाग में टूट जाए। किस में टूटता है? दो भाग में टूटता है। कैसे टूटता है? उस पे हाई बीम प्रोटॉन से बमबारी करवाया जाता है। जैसे मान लो एक रेडियो एक्टिव, मान के चलो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटम है ना, मान लो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस एक एटम है, इसका जो सेंटर है क्या है? न्यूक्लियस है। अब इस पे हम एक हाई स्पीड या हाई बीम प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जानते हो आप लोग, तो प्रोटॉन से क्या करते हैं? हम बमबारी करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जब बमबारी करते हैं तो ये न्यूक्लियस टूटता है। टूटा तो टूटने से क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकला। अब जब एक न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस में बट गया, बटा ना, ये जैसे ही प्रक्रिया होती है, और हम बमबारी किससे करवाए थे? प्रोटॉन से। जब एक न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस बनता है तो साथ में तीन और एक्स्ट्रा प्रोटॉन का भी निर्माण होता है। किसका? तीन एक्स्ट्रा प्रोटॉन का भी निर्माण होता है। अब उसमें से दो फिर जो न्यूट्रॉन है वो इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा ना, फिर तीन तीन छह, तीन और तीन छह, है ना? तो एक चैन बना, एक से तीन, फिर इस तीन से तीन, इस तीन से तीन, इस तीन से तीन, फिर इस तीन से तीन, इस तीन से तीन, इस तीन से तीन, चैन रिएक्शन। ये बढ़ते जाएगा ना। तो एटम बम में हम लोग इसी को यूज करते हैं।
ठीक ना। एटम बम में हम लोग इसी को यूज करते हैं, बम पटक दिए और उसका असर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटम बम बहुत शक्तिशाली होता है। अब देखो, अगर इसी चेन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल्ड वे में किसी भट्टी के अंदर में करवा ले। भट्टी समझते हो? भट्टी, टैंक 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 समझते हो? जैसे गांव देहात में देखे होगा, पानी का टैंक होता है, ओवरहेड टैंक, ऊपर ऊंचाई पे पानी स्टोर करके रखा जाता है ना। इसी टाइप से कोई एक बहुत मजबूत टैंक हो और उसके अंदर अगर हम इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में करवाएं, तो यहां से जो एनर्जी निकल रही है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं? इसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट और होता क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्लांट के अंदर में रखते हैं, टैंक के अंदर में रखते हैं, उस पे प्रोटॉन से एक बार बमबारी करवा देते हैं। ठीक ना? एक बार बमबारी आप करवा दिए, उसके बाद तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एटम बम में हम इसको अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन यहां क्या करते हैं हम लोग? कंट्रोल वे में करते हैं। कैसे कंट्रोल वे में करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कंट्रोल रॉड डालते हैं। मतलब ये टैंक होगा, मान लो ये टैंक, इस टैंक में यहां एक छेद होगा, इस छेद से हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोल रॉड डालते हैं। एक रॉड होता है जो कैडमियम का बना रहता है और भी अलग अलग एलिमेंट्स का बना होता है। ये रॉड क्या करता है कि एक न्यूक्लियस टूटा, 3 एक्स्ट्रा प्रोटॉन निकला ना, तो इसमें से 2 प्रोटॉन को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एक ही प्रोटॉन बचा ना, फिर वो एक प्रोटॉन फिर से इस न्यूक्लियस को तोड़ा, फिर 3 प्रोटॉन निकला, उसमें से 2 प्रोटॉन को ये कंट्रोल्ड एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये कंट्रोल्ड रिएक्शन हो गया और ये अनकंट्रोल्ड हो गया। तो अनकंट्रोल्ड हम लोग एटम बम में करते हैं और कंट्रोल्ड कहां करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। इसी को कहते हैं क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे उत्तर प्रदेश में भी न्यूक्लियर रिएक्टर है बुलंदशहर में, जो बुलंदशहर है ना यूपी का बुलंदशहर, वहां भी न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहां भी एनर्जी निकल रही है। देखते हो एटम बम जब अमेरिका पटका था जापान पे, तो कितना ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ था, कितनी एनर्जी निकलती है। तो वहां हम इस एनर्जी को कंट्रोल्ड वे में निकाल ले रहे हैं। इस एनर्जी को पाइप से निकाल के यहां बॉयलर लगा रहता है, बॉयलर में डाल पाइप को लगा देते हैं। ये एनर्जी इस बॉयलर को गर्म करता है, इससे स्टीम निकलता है, स्टीम से यहां डायनमो लगा होता है, डायनमो घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। समझ में आ रहा है? 1 केजी यूरेनियम, 1 केजी यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करते हैं ना। सोचो ये कितने शक्तिशाली होते हैं। 1 केजी यूरेनियम को अगर आप न्यूक्लियर प्लांट में ले जाके कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाते हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उतनी इलेक्ट्रिसिटी कोयला से पैदा करने के लिए कम से कम 1000 ट्रक कोयला लगेगा। 1000 ट्रक कोयला लगेगा। और उतना कोयला की जगह खाली 1 केजी यूरेनियम ऐसे पैकेट में डाल के लेके चल जाओ, उतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगा। तो अब बोलोगे तो कि यूरेनियम सही क्यों ना हो? ये रेयर एलिमेंट है। क्या है? रेयर एलिमेंट है। जैसे पूरे इंडिया में 1-2 जगह मिलता है, जैसे झारखंड का जादूगोड़ा माइंस। लिखते जाओ, मेरे मुंह से जो निकले ना, पेन चलाते जाओ, केवल स्टोरी मत सुनते रहो। कब आप लोग से क्या पूछ देगा, क्योंकि हमने एक चीज देखा है कि एसएससी का जो जीएस है ना, वो बड़ा उठपटांग है, कुछ भी पूछ देता है। साइड में जो आप लोग लिख रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे हम जब चैप्टर पढ़ाते हैं ना, साइड में एक लाइन खींच दिया करो। हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते जाते हैं वो साइड में लिखते जाया करो। और वो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं ना, ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आता है, चैप्टर से क्वेश्चन कम आता है। चैप्टर क्यों होता है? चैप्टर नहीं समझोगे ना तो एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं समझ पाओगे, और एग्जाम में क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आएगा। समझ में आया? इंडिया में जो यूरेनियम है,
इसका माइनिंग झारखंड के जादूगोड़ा माइन से होता है। जादूगोड़ा, JADUGOADA, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा माइंस। ठीक ना। अब देखो हम आपको बताएं यूरेनियम, ठीक ना, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग जिसको यूज करते हैं। अब देखो इंडिया में ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, जो थोरियम है ना, थोरियम ये सबसे ज्यादा मिलता है केरला है ना, केरला, केरला है ना। केरला में जो बालू है ना, बालू, कोस्टल लैंड का जो बालू है, समुद्र के किनारे किनारे वाला, इसको बोलते हैं मोनोजाइट सैंड। क्या बोलते हैं, लिखो, मोनोजाइट सैंड फाउंड इन केरला। मोनोजाइट सैंड, सैंड, बालू, बालू, मोनोजाइट बालू, ये कहां पाया जाता है, केरला में पाया जाता है। और इसमें थोरियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। थोरियम, THO लिख लिए, थोरियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। परंतु हमारे साथ दिक्कत क्या है कि अभी हम लोग थोरियम से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेट किया जाता है, वो प्रोसेस पूरा पूरी डेवलप नहीं कर पाए हैं, अभी ये पाइपलाइन में ही है। अगर हम लोग ये प्रोसेस इफेक्टिवली डेवलप कर लेते हैं तो हम लोग की समस्या ही दूर हो जाएगी। केरला से बालू उठा के लाएंगे एक एक मुट्ठी और न्यूक्लियर पावर प्लांट में डाल के इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोनोजाइट सैंड मिलता है कहां, तो आपको कहां मानना है, केरला मानना है। मोनोजाइट सैंड क्यों फेमस है पूरे वर्ल्ड में, मोनोजाइट सैंड क्यों फेमस है, क्योंकि उसमें थोरियम पाया जाता है। और थोरियम क्या है, न्यूक्लियर एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। समझ में आ गया। ये सारी बात हो रही थी फ्यूजन पे, मतलब एक न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस क्रिएट हो जा रहा था। अब देखो दूसरा वर्ड है फ्यूजन। जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे में क्या हो जाए, ज्वाइंट हो जाए या एक दूसरे में समा जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन। फ्यूज कर जा रहा है, तो इससे जो एनर्जी निकलती है ना, ये और भी ज्यादा मात्रा में निकलती है। क्या होता है, और भी ज्यादा मात्रा में निकलती है। फ्यूजन में एक न्यूक्लियस दो में टूटेगा और फ्यूजन में दो या दो से अधिक न्यूक्लियस एक में आके जुटेगा। अब देखो सन, सन से जो हमको एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है जी, फ्यूजन से मिलती है। जो हमारा सन है, सन में क्या होता है कि चार छोटे छोटे हाइड्रोजन के, चार छोटे छोटे हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूजन करके हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाते हैं। हाइड्रोजन के चार छोटे छोटे नाभिक मिलके हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। समझ में आ रहा है। और इसी फ्यूजन से बहुत इमेंस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, और यही हमारे सन का, हमारे सूर्य का एनर्जी का स्रोत है। अगर आप किसी तरह सूर्य भगवान से हाइड्रोजन छीन के ले आइएगा तो गर्मी में इतना गर्मी नहीं पड़ेगा। तो ये रिस्क कौन लेगा, कौन जाएगा इस धरती के उद्धार के लिए, धरती जल रही है, कौन जाएगा, है ना। तो देखो ये लिखने, ये जरूर याद रखना, हाइड्रोजन के चार नाभिक, दो नहीं चार नाभिक मिलके हीलियम के, हम जब चार हाइड्रोजन लिखे तो आप लोग भी चार लिखिएगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो हाइड्रोजन बम है,
हाइड्रोजन बम ना इसी सिस्टम पे काम करता है। देखो हाइड्रोजन बम में दो ब्लास्ट होता है, हाइड्रोजन बम में दो ब्लास्ट होता है। मान के चलो ये एक हाइड्रोजन बम है ना, इसके अंदर में हम क्या किए, हाइड्रोजन का दो ठो छोटा छोटा न्यूक्लियस रख दिए हैं और इसके चारों ओर ना बारूद लपेटा जाता है, बारूद या जो भी बोल लो, बारूद तो नहीं लपेटा जाता है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही बांधे जाते हैं। पहले एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है, हाइड्रोजन बम में क्या होता है, पहले एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट होगा, तो ये वाला भाग में पहले ब्लास्ट होगा। अब इससे एनर्जी जनरेट होगी, ये एनर्जी जो जनरेट होगी इसका यूज क्या होगा, ये जो एक हाइड्रोजन का नाभिक और एक हाइड्रोजन का नाभिक जो आपस में फ्यूज करेगा ना, इसके लिए भी बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। इस रिएक्शन को जैसे फ्यूजन में क्या हो रहा था, हम लोग हाई फ्लक्स प्रोटॉन से बमबारी करवा रहे थे। हाई फ्लक्स प्रोटॉन कहने का मतलब क्या है, हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन बीम से करवा रहे हैं, ठीक ना। वहां भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी ना, उसी टाइप से यहां भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो पहले सब क्रिटिकल ब्लास्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल ब्लास्ट। इसका मात्रा थोड़ा कम रहेगा, ये इस फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है वो प्रोवाइड कर देता है, और उसके बाद ये नाभिक एक दूसरे में फ्यूज कर जाता है और इमेंस मात्रा में, इमेंस अमाउंट में एनर्जी निकलती है इससे और ब्लास्ट होता है। यही सबसे शक्तिशाली बम है हाइड्रोजन बम। इससे शक्तिशाली बम वर्ल्ड में अभी तक नहीं बन पाया है। क्या सब क्रिटिकल ब्लास्ट बोलते हैं उसको। स्टार्ट करने के लिए इस रिएक्शन को अच्छा यहां भी देखो, फिर इसके बाद एनर्जी निकला, फिर इससे भी प्रोटॉन निकलता है, फिर ये प्रोटॉन इसको तोड़ देगा, फिर ये आपस में फ्यूज करेगा और ये भी चेन रिएक्शन चलते रहेगा। जैसे फ्यूजन में चल रहा था वैसे फ्यूजन में भी चलता है, ठीक ना। चलिए अब अगर आपसे पूछे कि सन में मेनली क्या क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26.5% हीलियम पाया जाता है, और बाकी जो अदर एलिमेंट्स है वो 2.5% होता है, ठीक ना। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। देखिए हम स्टार्ट कहां से किए थे, गैलेक्सी से। गैलेक्सी क्या है हम आप लोग को नहीं समझाए अभी हम क्या समझाए, स्टार्स, प्लेनेट, सैटेलाइट्स। स्टार्स, प्लेनेट, सैटेलाइट्स एग्जांपल दे दिए, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, है ना। स्टार के एनर्जी का स्रोत क्या होता है आप लोग को हम समझा दिए, हाइड्रोजन 4 मिलके हीलियम बना रहा है और इसी से क्या हो रहा है, इमेंस अमाउंट में एनर्जी निकल रही है। कोई दिक्कत समझने में। अब हाँ ठीक ना। अब देखो, अब हम लोग आते हैं गैलेक्सी पे। जब आप स्टार, प्लेनेट और सैटेलाइट समझ जाइएगा तब आप समझिएगा क्या गैलेक्सी क्या होती है। चलिए तो हम लोग समझते हैं गैलेक्सी। ये लिख लिया आप लोग, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है ना। चलो ये मान कर चलो यूनिवर्स। क्या है ये, यूनिवर्स मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक ना। इसका ये एक पार्ट हुआ, मतलब ये हो गया पूरा वर्ल्ड, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जैसे बांटते हैं ना, वैसे ये पूरा यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स का ये गैलेक्सी हो गया ऐसे, ठीक ना। समझ में आ रहा है।
गैलेक्सी। अब एक इस गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, ऐसे 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 भरे पड़े हैं तारे, स्टार्स। ठीक ना? इसी टाइप से यहां भी ऐसे यहां भी। अब एक गैलेक्सी और दूसरा गैलेक्सी के बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है, जहां कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखो, सन क्या है? एक स्टार है, एक स्टार है, और एक गैलेक्सी में ऐसे ऐसे असंख्य स्टार होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इसका समझ लो, ये एक तो ये जो ये छोटका है ना स्टार, इसको सन मान लो। ठीक ना? अब सन के चारों तरफ क्या है? एक प्लेनेट, दो प्लेनेट, तीन प्लेनेट, चार, ऐसे करके 8 प्लेनेट। और ये सब किसके तरफ घूम रहा है? चारों तरफ सन के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे। यानी कि यूनिवर्स का डिवीजन गैलेक्सी में, और एक गैलेक्सी में देख लो, हम बता ही देते हैं, पूरे यूनिवर्स में 10 टू दी पावर 11 गैलेक्सीज है। कितना है? लिखो। पूरे यूनिवर्स में 10 टू दी पावर 11 गैलेक्सीज है। और एक गैलेक्सी में 10 टू दी पावर 11 स्टार्स होते हैं एवरेजली। एवरेजली, हाँ। यूनिवर्स में 10 टू दी पावर 11 गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सीज में 10 टू दी पावर 11 स्टार्स हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इस यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा जी? 22। हाँ, तो मैथ में होता है ना, 10 टू दी पावर 11 इंटू 10 टू दी पावर 11 इक्वल टू 10 टू दी पावर 22। बताओ, तुम लोग को धूप में अब खड़ा करना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछे यूनिवर्स में टोटल कितने स्टार हैं, तो कितने हैं? लिख लो। एक लाइन लिखे कि गैलेक्सी में, यूनिवर्स में 10 टू दी पावर 11 गैलेक्सीज, पर गैलेक्सी में 10 टू दी पावर 11 स्टार्स। सो या हेंस टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज 10 टू दी पावर 12। अब समझ में आया गैलेक्सी? अगर पहले हम गैलेक्सी समझा देते हैं ना, तो हमको ज्यादा मत्था पिच्ची करना पड़ता। समझ आ गया? चलिए, अब इसी गैलेक्सी में आप लोग लिखते जाइए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, देखो हम यहां समझाए ना, इस गैलेक्सी का एक तो स्टार कौन है? सन है, और उसका चारों तरफ प्लेनेट है। तो ये हमारी गैलेक्सी हो गई ना भाई। इस हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। इसको हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, आकाश गंगा कहते हैं। दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। अब ये जो मिल्की वे हमारे गैलेक्सी का नाम है, इसका शेप कैसा है? इसका शेप स्पाइरल है। लिख लो, शेप स्पाइरल। शेप ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे इज स्पाइरल। स्पाइरल आप लोग समझते हो जी? ये देखो स्पाइरल है, सामने एग्जांपल है, ये है स्पाइरल, इसीलिए इसको स्पाइरल कॉपी बोला जाता है। अर्थ जो है, अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल।
लेकिन मिल्की वे क्या है? स्पाइरल। स्पाइरल स्फेरिकल में अंतर होता है। यस। दिल्ली बॉय तुम थे कहां जी इतने दिन से? हो गया खत्म, समाप्त ना? चलिए, मतलब ग्रेजुएट हो गए? अभी भी ग्रेजुएट नहीं हुए? अच्छा, अब शुरू होगा। अच्छा, और महिला मित्र वगैरह है कि नहीं? नहीं है? अरे बताओ, दिल्ली में लड़का है, जवान है, हैंडसम है, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अब बताओ महिला मित्र नहीं है? ओह, दुख की बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी के अच्छे दिन आते हैं, आपके भी आएंगे। ठीक, चलिए टॉपिक पे आए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो, ये हमारा वाला गैलेक्सी हुआ। हमारे गैलेक्सी से जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी कौन है? मिल्की वे है। हमारे गैलेक्सी से जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, लिखो नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा, ANDRO, नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे लिख लो। ठीक ना? नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे इज एंड्रोमेडा, ANDRO MEDA। रिपीट करें, नियरेस्ट एंड्रोमेडा, ANDRO MEDA। हिंदी में भी एंड्रोमेडा ही लिखा जाएगा। ANMEDA, एंड्रोमेडा। ठीक ना? और लेटेस्ट नोन, उसी में एक लाइन नीचे लिख लो, लेटेस्ट नोन, KNOWN, लेटेस्ट नोन गैलेक्सी इज ड्वार्फ गैलेक्सी, नाम है DWARF, ड्वार्फ गैलेक्सी। ये सबसे लेटेस्ट गैलेक्सी जिसकी खोज हुई है। ठीक ना? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, हाँ, अब फिर थोड़ा हम लोग स्टार पे ही चीड़ फाड़ करते हैं, ज्ञान का वर्धन करते हैं, फिर इस स्टार को बाहर निकाल लेते हैं। चलो, ये हो गया स्टार, जिसका खुद का एनर्जी है, खुद का लाइट है। एनर्जी का स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियस मिलकर एक हेलियम बना रहे। शाबाश, ये सब भूलना मत। ये ना केवल ज्योग्राफी में पूछेगा, बल्कि केमिस्ट्री में भी पूछेगा और साइंस टेक में भी पूछेगा। प्लस करंट अफेयर जब पढ़ोगे, है ना, तो आप पढ़ोगे कि नया न्यूक्लियर प्लांट कहां लगाया गया, तो तमिलनाडु में लगाया गया। तो क्या है न्यूक्लियर प्लांट? आपको कब समझ में आएगा? जब बेसिक आप समझेगा। समझ में आ रहा है? आप सुनते होगे कि अमेरिका से इंडिया जो है न्यूक्लियर डील किया था। तो क्या न्यूक्लियर डील किया था भाई? यही न्यूक्लियर डील किया था कि हमारे यहां आके वो क्या करेंगे, संयंत्र लगाएंगे, सामान का सप्लाई करेंगे, ईंधन का सप्लाई करेंगे। ईंधन क्या हो गया? वही यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। यही डील हुआ था मनमोहन सिंह के समय में, जिसको 1, 2, 3 एक्ट भी कहा जाता था। ठीक ना? ये सब करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन जब बेसिक, हालांकि इतना डीपली ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया जाता है, ये केमिस्ट्री वाले टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन मेरा ज्ञानी मानो मुझे विवश कर देता है, और ऑफिस से बोला जाता है सर आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं लेकिन क्या किया जाए। चलिए, अब स्टार को थोड़ा हम लोग बाहर निकालते हैं। हाँ, क्या? नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा वो। ठीक ना? चलिए देखिए, अब इस स्टार को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये स्टार बना कैसे, है ना? तो स्टार जो होता है, स्टार का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। हिंदी में निहारिका। इसी को नर्सरी ऑफ स्टार्स बोलते हैं। लिख लो, नेबुला, नर्सरी ऑफ स्टार्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, कोई भी जो स्टार आप देखते हो आसमान में चमकते हुए, वो सबसे पहले क्या बनता है? नेबुला। और नेबुला से क्या बनता है? स्टार।
देखो बगुला होता है, बगुला मत लिख देना सब। नेबुला, निहारिका, हिंदी में उसको निहारिका बोलते हैं। निहारिका लड़कियों का नाम भी होता है जी। मतलब पिताजी ये सोच के नाम रखे हैं कि आगे जाके साइन करेगी निहारिका। जैसे मेरा घर का नाम रोशन है, मेरे पापा को भी उम्मीद था बचपन में कि आगे जाके मेरा नाम रोशन करेगा। और मेरे पापा और मम्मी एक मूवी देखने गए थे, अब मूवी का नाम तो हमको नहीं याद है, उसपे एक गाना था, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, ठीक ना, ये गाना था। तो मम्मी और पापा प्लान किए कि हम अपने बच्चे का नाम रोशन रखें। तो वैसे ही बहुत सारी लड़कियों का नाम निहारिका भी होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, चलो थोड़ा सा एक स्टोरी सुन लो। कभी कभी बड़ी लाइफ में ना बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन होता है। मेरा एक्स रूम पार्टनर, हम भी स्टूडेंट थे कुछ दिन पहले तक, अब फैमिली मैन हो गए हैं। मेरा एक्स रूम पार्टनर, नाम नहीं बताएंगे, राजस्थान का था। बहुत बढ़िया लड़का, बहुत जेन्युइन, बहुत कोऑपरेटिव, हर एक जगह स्टैंड करने वाला। उसकी एक आदत थी, वो बॉलीवुड की फिल्म्स नहीं देखता था, वो हॉलीवुड की मूवीज देखता था। कहां की देखता था? हॉलीवुड की मूवी देखता था, और वो भी इंग्लिश वर्जन देखता था। हॉलीवुड की मूवी इंग्लिश में देखता था। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि हमको फिल्म में जब तक अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, है ना, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही चावला लोग तो बहुत बुरी हो गई, कहने का मतलब ऐश्वर्या राय, और नाम बताओ, सुष्मिता, नहीं वो भी थोड़ा पुरानी हो गई, काजोल। अच्छा, मतलब आप लोग सब काजोल सुष्मिता सेन का मूवी देखे हो? आपकी फेवरेट हीरोइन कोई नहीं? अरे किसी को पसंद कर लो यार, इतनी सुंदर सुंदर तो हीरोइंस है आपकी, आप भी किसी को नहीं, इसीलिए अभी तक अकेले हो। हाँ आप बहुत सारी, जैसे एक दो नाम, कौन? कियारा एडवाणी का, कायरा एडवाणी ने कियारा एडवाणी, कोई बात नहीं, भावना हम समझ गए। मेरी आदत है कि हम जब तक इन हीरो हीरोइंस को नहीं देखते हैं ना, हम फिल्म को देख ही नहीं पाते। हमको लगता है यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और यहां देखते हैं क्या, मिथुन चक्रवर्ती गया, फूम फाम लग रहा, मिथुन चक्रवर्ती मार रहा है। हाँ, अब ऐश्वर्या राय बोल रही है कि हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तो लग रहा है कि नहीं ऐश्वर्या राय इंतजार कर रही होगी। अब हॉलीवुड में एंजेलिना जूली, हम जान रहे हो तो देखने में विदेशी है, विदेशी है भी, हमको लगता है अरे यार क्या हम इसको देखे, आई विल कम और आई विल फाइट, वो पता ही नहीं है। लेकिन मेरा पार्टनर हमेशा हॉलीवुड मूवी देखता था, वो भी किसमें, और एग्जाम ये किसमें लिखता था? हिंदी मीडियम में, ठीक ना। अभी अभी सुनो, अभी स्टोरी अभी बची है। तो हम लोग बोलते थे कि अरे यार हमको हिंदी मूवी ठीक से नहीं समझ में आती है, तुम इंग्लिश में इंग्लिश मूवी देखते हो, हिंदी में इंग्लिश मूवी देखो तो फिर भी समझ में आए। जैसे हम भी कुछ हॉलीवुड की मूवी देखे हैं हिंदी में, जैसे ग्लेडिएटर। ग्लेडिएटर आप लोग जाके देखना, मूवी जबरदस्त मूवी है ग्लेडिएटर। फिर एक हम देखे थे वर्ल्ड वॉर 1 पे एक मूवी था, उसका हम नाम भूल रहे हैं। तो ये सब हॉलीवुड मूवी थी, लेकिन हम हिंदी में देखे थे। मेरा पार्टनर किस में देखता था, और बड़ा बोलता था। देखो इंग्लिश में ना ओरिजिनलिटी होती है, और इंग्लिश में मूवी देखने से क्या होता है ना कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग जो होता है बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। अब क्या हुआ, हम लोग दोनों यूपीएससी का प्री पास कर गए, ठीक। तो यूपीएससी का जब आप प्री पास करते हो तो मेंस देना पड़ता है। मेंस में आज के डेट में टोटल 8 पेपर होता है। उस जमाना में 8 पेपर नहीं होता था, जीएस का 2 पेपर होता था, ऑप्शनल का 2 पेपर होता था, और आपका एसे का 1 पेपर होता था। लेकिन ये सारा पेपर आपका तब चेक होगा जब आप 2 क्वालिफाइंग पेपर पास करोगे। तो एक क्वालिफाइंग पेपर 300 नंबर का हिंदी होता है, और एक 300 नंबर का इंग्लिश होता है, समझे। मतलब यूपीएससी का नियम है कि आपका मेंस का आगे का पेपर तभी चेक होगा जब आप हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई कर गए हो, इसका नंबर नहीं जुटता है।
इसमें बस पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है 30%, है ना। रिजल्ट आया, मेरा पार्टनर क्वालिफाइंग इंग्लिश में ही फेल कर गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखो, मेरा पार्टनर हॉलीवुड की मूवी देखता था, किसमें, और हम लोग को भी बोलता था कि आप लोग जो फिल्म देखो वो किसमें देखो, और खुद क्या कर गया, इंग्लिश क्वालिफाई फेल कर गया। अब तो वो बताए नहीं किसी को, हम लोग को पता चला, सीनियर लोग बोला, अरे बुलाओ 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 उसको, हम लोग को सजेशन देता था, बोला हाँ बेटा तुम इंग्लिश में कैसे क्वालिफाई नहीं किया, और जब इंग्लिश तुमको नहीं समझ में आता था कि तुम क्वालिफाई कर सको, तो हॉलीवुड की मूवी कैसे समझता था, है ना। तो लाइफ में बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन होते रहता है, नाम भले ही निहारिका हो जाए, नाम भले ही रोशन हो जाए, अब भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य जानता है। चलिए टॉपिक में आते हैं। तो नर्सरी ऑफ द स्टार, नेबुला, पहला पॉइंट लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखो, हमने ऑफिस वाले को बोला पानी भिजवा दो, ये पानी भिजवा रहे हैं अभी तक, नहीं ठंडा ठंडा पानी, इनका पानी खत्म हो रहा है ना, इनको भी तो देना होगा। क्या ऑफिस वाले, नहीं नहीं आप नहीं जाओ, मैंने मैसेज किया है। चलिए अब नेबुला का सेकंड पॉइंट लिखिए, क्लम्प्स, CLUMPS, क्लम्प्स, क्लम्प्स ऑफ डस्ट, clumps of dust and gas in a nebula comes together, clumps of dust and gas in a nebula comes together due to gravity and form form stars। होता क्या है, डस्ट होता है, गैस होता है, ये आपस में संघनित होते जाता है, संघनित होते जाता है, संघनित होते जाता है, और इसमें मूवमेंट आने लगता है, गोल घूमने लगता है, गोल घूमने लगता है, और धीरे 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 इसमें ग्रेविटी आता है। और जब किसी चीज का ग्रेविटी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगेगा तो क्या होने लगा, उसका घनत्व भी ये चिपकने लगेगा, चिपकने लगेगा, चिपकने लगेगा, और यही जो दबाव पड़ता है तो इससे जो एनर्जी जनरेट होता है, इसी से ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया, पहले गैस है, डस्ट है, आपस में मिलना स्टार्ट किया, मिलकर ऐसे ऐसे रोटेट, ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, धीरे धीरे इसमें ग्रेविटी आएगी। जब ग्रेविटी आता है तो कोई भी चीज को क्या होता है, अपने तरफ तानेगा ना। अब मेरे अंदर ग्रेविटी ज्यादा आ जाए तो एक तो हमारा हाइट ऐसे ही कम है, हमको खींच के और छोटा कर देगा। समझ में आ रहा है। अब यही जो प्रेशर पड़ रहा है तो इन दो न्यूक्लियस को भी क्या करेगा, ऐसे चिपकाएगा, है ना, यही एक दूसरे में फ्यूज कर जाएगा, एनर्जी निकलेगा, और चैन रिएक्शन। इसीलिए नेबुला को क्या बोलते हैं, नर्सरी ऑफ, समझ में आ गया, NEBULA CLUMPS, क्लम्प्स। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से, सॉरी, यूनिवर्स समझ में आ गया, गैलेक्सी समझ में आ गया, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, सबसे नियरेस्ट एंड्रोमेडा, ठीक है ना। स्टार्स का फॉर्मेशन किससे हो रहा है जी, नेबुला से हो रहा है, ठीक ना। चलो फिर से हम लोग आ जाओ सोलर सिस्टम पे, आ जाओ। अब समझा दिए हम सब कुछ, अब लिखवाएंगे आप लोगों को। चलिए सोलर सिस्टम में लिखिए, सन जो है, सोलर सिस्टम में पहला हेडिंग दीजिए सन। अच्छा, रुको, सोलर सिस्टम में देखो और एक चीज समझाना है। अरे ये कहां चला गया, हाँ
हम्म। अच्छा, कोई बात नहीं। हम्म, हम्म, हम्म। वो पीडीएफ लगा के गया था ना। देखिए, ये आप लोग के पास गया भी होगा। यहां एक चीज देखो, देखो ये क्या है बीच में? सन है। सन के बाद अलग 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 प्लैनेट्स है जो इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है ना। देखो, सन है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये तो हो गया दूरी के हिसाब से। अब साइज के हिसाब से सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है? जुपिटर, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक ना। उसके बाद फिर कौन है? फिर भी ठीक ना। हालांकि आपको उतना नहीं रटना है, आपको बस ये रटना है जुपिटर, सैटर्न, यही दो पूछता है मेनली। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। ठीक है, चलिए अब देखो, हम बताए थे कि सन होता है, कोई प्लैनेट होता है और सैटेलाइट होता है ना। तो इस सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स है जो हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे जो मरकरी है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है ना। अर्थ का मात्र एक सैटेलाइट क्या है? मून है। मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ का एक सैटेलाइट है। और सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो किसका है? सैटर्न का। किसका है? लेकिन सैटर्न और जुपिटर के बीच कंपटीशन लगा हुआ है। किसी साल जुपिटर ज्यादा रहता है और किसी साल सैटर्न। जैसे पिछले साल जुपिटर ज्यादा था, पिछले के पिछले साल, लेकिन फिर नया कुछ खोज हो गया सैटेलाइट्स का। अभी सैटर्न के सैटेलाइट्स का टोटल नंबर 82 है। कितना है? हमारा जैसे एक मून है ना, वैसे सैटर्न का 82 मून्स है। हमारा एक ही को चंदा मामा है ना। हमारा तो एक ही चंदा मामा है, इनका 82 को चंदा मामा है। समझ में आ गया? समझ रहे हैं ना। चलिए, ये हो गया। अब देखो, आप लोग को हम कल भी बताए थे कि वीनस और यूरेनस ये दो ऐसे मात्र सैटेलाइट हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काटते हैं। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहने का मतलब ईस्ट से वेस्ट, है ना। और बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखो घड़ी कैसे घूमता है जी? 12, 1, 2, 3, 4, मतलब घड़ी ऐसे घूमती है ना। लेकिन अर्थ कैसे घूमता है? ऐसे, उल्टा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग लिख लो, ओनली 2 सैटेलाइट्स नेम्ड वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व क्लॉकवाइज। रिवॉल्व क्लॉकवाइज। इसको याद करने का तरीका भी है यूवी। यूवी याद रखो ना। युवराज सिंह, युवराज सिंह को क्या बोलते हैं? यूवी बोलते हैं, है ना। यूरेनस एंड वीनस, या यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज है ना, यूवी। यूवी से याद रखना। अगर कंफ्यूज करने लगो तो यूवी। एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों को छोड़ के बाकी सब, ये दोनों क्लॉकवाइज हैं। यूवी, यूरेनस एंड वीनस, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी के सुइयों की दिशा में, और बाकी सारे ग्रह घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में। अब एक चीज जान लो, अर्थ कैसे घूमता है जी? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना। अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे सनराइज किधर होता है? सूर्योदय ईस्ट में, और सनसेट किधर होता है? वेस्ट में।
हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो सनराइज होता है ईस्ट में और सनसेट होता है वेस्ट में। तो जो क्लॉकवाइज घूमेंगे उसका सनराइज किधर होगा? जस्ट उल्टा, वेस्ट में। और सनराइज होगा वेस्ट में और सनसेट होगा, कोई दिक्कत समझने में? जस्ट अपोजिट फिनोमिना हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? और कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो एक चीज, क्या? हाँ, प्लूटो को हटा दिया तो उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। हटा दिया, हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन पूछे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे। देखो, प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशंस होता है, लिखो कंडीशंस फॉर प्लैनेट। कंडीशंस फॉर प्लैनेट, पहला इज इन, पहला इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। पहला कंडीशन क्या होता है कि कोई भी प्लेनेट तभी कहलाएगा जब वो सन के ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर काट रहा है। देखो ये सभी सन के चारों तरफ हैं जी, ऐसे चक्कर काट रहे हैं, देखो जो भी हैं सब चक्कर काट रहे हैं, है ना? पहला। सेकंड लिखो, having enough mass for self gravity, having enough mass for self gravity। देखिए, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसके अंदर ग्रेविटेशनल पावर उतना ज्यादा होगा। ये पेन जो मेरे हाथ में है ना, ये मेरे ऊपर भी ग्रेविटेशन लगा रहा है, इसके ऊपर भी लगा रहा है, नीचे भी लगा रहा है, परंतु इसका मास उतना ज्यादा नहीं है। अगर इसके मास को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा ना, तो हम इसको जो ऐसे कर रहे हैं ना, कि हमको अपने तरफ ऐसे खींच लेगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना? तो कोई प्लेनेट, ऐसा ऑब्जेक्ट को ही प्लेनेट बोलेंगे जिसका मास इतना सफिशियंट हो कि उसका सेल्फ ग्रेविटी हो। और जब सेल्फ ग्रेविटी होगा तो चारों तरफ से चीजों को अपने अंदर की ओर सिकोड़ेगा, तो उसका शेप क्या हो जाएगा? गोल। क्या हो जाएगा? इस टेबल में अगर एनफ ग्रेविटी आ जाएगा ना, तो इसका साइज ऐसा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। तो देखो, जितने भी प्लेनेट है तुमको गोल दिखते हैं, जितने भी प्लेनेट है गोल है ना, सभी गोल है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड कंडीशन, क्लियर सराउंडिंग्स ऑब्लिक डोंट ओवरलैप्स अनदर ऑर्बिट। जैसे आप लोग यहां देखो जी, देखो ये जो है इसका अपना ऑर्बिट है, देखिए ये जो है इसका ये लाइन देख रहे हैं खींचा हुआ है, इस लाइन में कोई और लाइन आगे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये एक ऐसा रोड है जिसपे सिर्फ यही गाड़ी चलेगी, है ना? अगर किसी और को अपनी गाड़ी चलानी है ना, तो उसके लिए उसका अलग रोड है, इस रोड पे बस वही गाड़ी चलेगी, उस पे और दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती है। लेकिन अगर कोई और प्लेनेट का अगर ऐसे हो जाए, देख रहे हो इसके ऑर्बिट को ये ओवरलैप कर रहा है ना, तो फिर इसको हम लोग प्लेनेट में गिनती नहीं करेंगे। प्लूटो क्या होता था कि प्लूटो का ऑर्बिट, प्लूटो के ऊपर क्या है? नेपच्यून है, ये नेपच्यून है ऐसे, और ये ऐसे प्लूटो का ऑर्बिट इसको क्या कर रहा था? ओवरलैप कर जा रहा था। इसीलिए इसको क्या किया गया? प्लेनेट की श्रेणी से
बाहर निकाल दिया गया, ठीक ना। प्लस इसका साइज भी बहुत छोटा था। हमारा जो मून है ना, मून हमारे मून के साइज से भी छोटा था प्लूटो का साइज, ठीक ना। तो इन्हीं दो कारणों से इसको क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया। पहले 9 था प्लैनेट्स, अब 8 है। अब इस प्लूटो को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोलते हैं, टोटल 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है। कितना, 5। नहीं, टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन भविष्य में टकरा सकता है। हाँ चलो, ये लिख लिए कंडीशंस प्लेनेट का, क्यों इसको हटा दिया गया। अब यही एक चीज समझो, हम लोग सुनते हो कि पृथ्वी, अर्थ, सन के चारों तरफ, जैसे ये हुआ ना अर्थ, ये अर्थ चारों तरफ घूम रहा है, सन के घूम रहा है ना। चल मेरे भाई, ओह कुछ ज्यादा बड़ा फोटो आ गया। वाह, देखो ये जो अर्थ है, इसको ऐसे रहता ना तो थोड़ा ज्यादा मजा आता। घुमा के देखू क्या, इससे क्या होगा, बैक तो नहीं हो जाएगा, बैक हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग मुड़ी को ऐसे करो, थोड़ा मुंडी को सीधा दिखेगा ये, ठीक ना। देखो आप लोग सुने हो कि अर्थ जो है, अर्थ को, ये सन है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है जी, 365 दिन 6 घंटा, 65 दिन और 6 घंटा। लेकिन इसके सामने जितना ऊपर जाओ, जैसे मरकरी हुआ, वीनस हुआ, ठीक ना, सबसे कम टाइम किसको लगेगा, उसके बाद सबसे कम टाइम मरकरी को लगेगा, फिर वीनस को लगेगा। और जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ते जाएगी, रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम है वो बढ़ते जाएगा। जैसे जुपिटर को सन के चारों तरफ और घूमने में मोटा मोटी 12 साल लगते हैं। कितने लगते हैं जुपिटर को, ये जो जुपिटर है, ये जुपिटर, इस जुपिटर को सन के चारों तरफ घूमने में एवरेजली कितना टाइम लगता है जी, 12 साल लगता है, समझे। देखो यहां लिखा भी हुआ है, थोड़ा मुंडी को टेढ़ा किए, बस शाबाश। देखो एवरेजली 12 साल लगता है जुपिटर को एक रिवॉल्यूशन करने में, लेकिन अर्थ को कितना लगता है, 365 दिन लगता है मात्र। देखो मरकरी को कितना दिन लगता है, 59 डेज। सबसे नजदीक कौन है, मरकरी, मरकरी को 59 डेज, वीनस को 243 डेज, अर्थ को 365 डेज लगता है ना। तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ते जाती है, रिवॉल्यूशन करने का टाइम बढ़ते जाता है। यानी कि टी रेसिप्रोकल है किसका, डी का। टी रेसिप्रोकल है डी का। डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा टाइम घटेगा। अब एक चीज और जान लो, मान के चलो कि पृथ्वी का वजन 10 kg है, मान लो ना जी, और ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, रोड है, इसी रोड से पृथ्वी चक्कर लगाएगी। मान लो कोई एक प्लेनेट जो 20 kg का है, इसी रोड पे हम लाकर रख दिए, तो इसको चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, हाँ बताइए। यहां मास का कोई सीन नहीं है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सीधे क्या लिखे हैं, टी रेसिप्रोकल डी है, यहां और किसी चीज का सीन नहीं है, वेट का कोई सीन नहीं है, चाहे वो ग्रह का वजन कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेवोल्यूशन का टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो रेवोल्यूशन का टाइम घटेगा।
एक ही ऑर्बिट में अलग अलग वजन के भी प्लैनेट्स रहेंगे तो उनका रेवोल्यूशन करने का टाइम क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए, हाँ यहां देख रहे हो सैटर्न के चारों तरफ ये गैस का छल्ला दिख रहा है, ये छल्ला दो पे पाया जाता है, एक सैटर्न पे पाया जाता है और एक यूरेनस पे पाया जाता है। दो पे पाया जाता है, सिर्फ सैटर्न पे ही नहीं पाया जाता है, यूरेनस पे भी पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ये बादल है, गैसों वैसों का बादल है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सन पे ही आओ वापस से। सन हो गया, सन वाला टॉपिक में आप लोग लिखते गए थे ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, 4 हाइड्रोजन 1 हीलियम, ये सब लिखते गए थे ना। चलो हमको सन जो दिखाई पड़ता है ना, सन का जो लेयर दिखाई पड़ता है, ये किनारे किनारे वाला लेयर जो दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे सन भी तो गोल है ना, सन भी तो गोल है, तो अंदर का चीज तो हमको नहीं दिखाई पड़ता है, ऊपर ऊपर का सरफेस दिखाई पड़ता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फियर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फियर। प्रकाश मंडल। इसका एवरेज टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फटाफट लिखते जाओ, फोटोस्फियर। हेलो सर, बोल रहे हैं ना, प्लीज एक बोतल ठंडा पानी भिजवा दीजिए ना। हाँ प्लीज। नहीं नहीं, खत्म हो गया है, खत्म हो गया, प्लीज भिजवा दीजिए। वो सर जाके बोल दिए कि पानी मिल गया है। अरे इन्होंने बोला था